हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो हब। इस वीडियो में हम किंगडम फंगी के क्लासेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने किंगडम फंगी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया था, ओवरऑल हमने डिस्कशन किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ईच क्लास को डील करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के साथ, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किंगडम फंगी के जितने क्लासेस बनाए गए हैं वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं। यहाँ पे टोटल हम 4 क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये जो डिवीज़न हुआ है किंगडम फंगी का 4 क्लासेस में, वो कौन से बेसिस पे हुआ है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, सेकेंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ के हिसाब से हुआ है। हमने पिछले वीडियो में देखा था माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम क्या होता है? एक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके अंदर साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा, और अगर ये मेस लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे जो फंगी होंगे वो इस तरह का मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे, राइट। और ये जो माइसीलियम होते हैं वो आइदर सेप्टेट हो सकते हैं, मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर वो डिवाइडेड हो सकता है इस तरह से, या फिर ये माइसीलियम कैसे हो सकते हैं? एसेप्टेट भी हो सकते हैं, या फिर इनको क्या बोला जाता है? सिनोसाइटिक बोलते हैं। एसेप्टेट या सिनोसाइटिक में जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे थे, इसको हम क्या बोल देते थे? सिनोसाइटिक। उसी तरह से यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर माइसीलियम सेप्टेट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट माइसीलियम बोल देते हैं। उसी तरह से और कौन सा बेसिस लिया गया है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर फंगी में किस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी एक बेसिस है इनके क्लासेस का फॉर्मेशन करने का। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर क्या होते हैं? छोटे छोटे, आप इनको सीड कह सकते हो। जैसे कि हम प्लांट्स में सीड देखते हैं, सीड फाइनली जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से ये स्पोर्स क्या करते हैं? जिस जगह पे ये स्पोर आ जाएंगे, जर्मिनेट होंगे, वहाँ पे अगेन ये माइसीलियम बनाना स्टार्ट कर देंगे और वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ का फंगी वहाँ पे ग्रो करने लगेगा। तो ये जो स्पोर्स होते हैं आइदर ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब एक बॉडी इस तरह का प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर ये बाहर इस तरह से स्पोर होंगे। ये कैसा हो गया? एक्सोजिनस हो। एक्सोजिनस का मतलब बाहर, ये भी एक मोड हो सकता है। या फिर ये स्पोर कैसे हो सकते हैं? इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो सकते हैं। फ्रूटिंग बॉडी किसे बोलते हैं? आप अगर ध्यान से इस टर्म को ही आप समझने का कोशिश करो तो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होगा? जिस पर्टिकुलर बॉडी में कुछ फ्रूट्स होगा उस तरह से। और फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे हम किसे बोलेंगे? वो पर्टिकुलर बॉडी या फिर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि इस स्पोर को बियर कर रहा है, मतलब ये स्पोर जिसके ऊपर प्रेजेंट है, हम इनको क्या बोल रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडी बोल रहे हैं। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर माइसीलियम को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी बनाया जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर्स प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया? एक फ्रूटिंग बॉडी बनाया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? स्पोर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये 3 मोड थे या फिर ये 3 बेसिस थे जिसके बेसिस पे कि हमने 4 क्लासेस में फंगी को डिवाइड किया है। सबसे पहला क्लास फाइकोमाइसिटिस, दूसरा बेसिडियोमाइसिटिस, तीसरा एस्को और फोर्थ वन ड्यूटेरोमाइसिटिस है। एक एक करके हम सारे क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्लास जिसके बारे में हम देखने वाले हैं फाइकोमाइसिटिस। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जितने भी क्लासेस के बारे में डिस्कशन करूँगी उनके सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। हम किसी भी क्लास के एक पर्टिकुलर मेंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करूँगी सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के हैं, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना। तो हम अभी डिस्कशन करेंगे फाइकोमाइसिटिस के बारे में, जो कि हमारा पहला क्लास है। सबसे पहले हम देखते हैं इनके हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पे रहते हैं। ये एक्वाटिक में भी रह सकते हैं। एक्वाटिक में ये क्या हो सकते हैं? मोस्टली ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिकेइंग वुड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो वुड डिके हो रहा होगा वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और फंगी हम जानते हैं जनरली मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैम्प प्लेसेस,
जहाँ पे थोड़ा वेट एरिया होगा वहाँ पे भी ये ग्रो करना पसंद करेंगे। कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं। यहाँ पे पैरासाइटिक के बारे में तो आपको पता ही होगा। पैरासाइट कौन होता है? जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा हो या फिर किसी ना किसी तरह से बेनिफिट ले रहा हो, और वो जिस ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट ले रहा है उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा हो, राइट। उनको हम क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोल देते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? मान लो ए एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, इसके अंदर बी एक फंगी है जो कि पैरासाइट बन के इस ए के अंदर रह रहा है। तो ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? बी हमेशा ए के साथ ही प्रेजेंट होगा, मतलब ये ऑब्लिगेट है। इसको अगर छोड़ के बी को आप अलग कर दोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये हो गया आपका ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। तो ये किस तरह के हो सकते हैं? ये ऑब्लिगेट पैरासाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं। इनके जो माइसिलियम होते हैं ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और सिनोसाइटिक भी हो सकते हैं। हमने अभी डिस्कशन किया सेप्टेट का मतलब क्या होगा? इनका जो साइटोप्लाज्म होगा माइसिलियम में वो इस तरह से अलग अलग होगा, मतलब सारे साइटोप्लाज्म में एक एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी मिल सकते हैं और सिनोसाइटिक भी मिल सकते हैं। सिनोसाइटिक का मतलब इनका जो माइसिलियम होगा उसमें कोई भी वॉल नहीं होगा उसके अंदर और सारे न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। सिनोसाइटिक कंडीशन का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, ओके। इनका जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको कट करके आप एसेक्सुअल स्पोर्स कर सकते हैं। सो हम जानते हैं जो फंगी होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स भी फॉर्मेशन करते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ फंगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू भी, जैसे कि फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, उसके थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज़ होते हैं इनमें कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जो कि कौन कौन है? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि ये कैसे स्पोर्स होते हैं। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? इनके पास एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा इस तरह का। तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। उसके साथ साथ एक और स्पोर यहाँ पे नाम आ रहा है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये एक फ्रूटिंग बॉडी होता है। मान लेते हैं ये माइसिलियम है, इसके ऊपर इस तरह का एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? स्पोरेंजियम, ओके। स्पोर इसके अंदर है तो इसका नाम हमने क्या दे दिया है? स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर आपको बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे जिसका नाम है एप्लानोस्पोर। मतलब हमने क्या देखा? फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ये जू स्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर ये एप्लानोस्पोर्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एप्लानोस्पोर आपको एंडोजिनसली देखने को मिलेगा, अंदर देखने को मिलेगा, और वो स्पोरेंजियम में कवर्ड होगा। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब किसी दो गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? जाइगोस्पोर बोल देते हैं। जैसे कि अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक स्पर्म होता है, स्पर्म के साथ साथ एक ओवम होता है और दोनों का क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से फाइकोमाइसिटिस में जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो आइदर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब जो आपको आउटर अपीयरेंस होगा, ओके। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से मैं समझा सकती हूँ। मान लो ये एक गैमेट है और ये दूसरा गैमेट है। ये दोनों देखने में अगर मॉर्फोलॉजिकली पूरा सिमिलर है तो इन गैमेट्स को हम क्या बोल देंगे? आइसोगैमस बोल देंगे। ये क्या हो सकता है? एक यहाँ पे मेल गैमेट हो सकता है, दूसरा फीमेल गैमेट हो सकता है। लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, आप दोनों को देख के अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह के गैमेट को हम क्या बोल देते हैं? आइसोगैमस बोल देते हैं। सो इनके जो गैमेट्स होते हैं वो आइदर आइसोगैमस हो सकते हैं जो कि मॉर्फोलॉजी में देखने में सिमिलर लगेंगे, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? एन आइसोगैमस हो सकते हैं। एन आइसोगैमस का मतलब दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा, आपको अलग अलग नज़र आएंगे। जैसे कि ये मान लो इस तरह का है तो दूसरा थोड़ा एलोंगेटेड भी हो सकता है।
इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इन दोनों को आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है, या फिर दोनों गैमेट्स आपस में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। उसी तरह से oogamous भी होता है। oogamous का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सा लार्ज गैमेट प्रेजेंट होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा, और एक यहाँ पे छोटा सा गैमेट प्रेजेंट होगा जो नॉर्मली मेल गैमेट होता है, और ये एक इस पर्टिकुलर लार्ज गैमेट के साइज़ के अकॉर्डिंग ये काफ़ी स्मॉल गैमेट होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्टिव मेथड को हम क्या बोल देते हैं, oogamous बोल देते हैं। मतलब oogamous में दो गैमेट ऐसे इन्वॉल्व हैं जिसमें कि एक गैमेट काफ़ी लार्ज साइज़ का है, नॉन मोटाइल है, और ये कैसा है, बहुत बड़े साइज़ का है एज़ कम्पेयर टू दूसरा गैमेट जो कि यहाँ पे आपको मोटाइल देखने को मिलेगा। ये भी कैसे हैं, ये भी मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, तो ये भी एक तरह का एन आइसोगेमस कंडीशन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं फाइकोमाइसिटिस का, एक तो है म्यूकर, दूसरा है आपका राइजोपस, और तीसरा है एल्ब्यूको। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के याद कर लेना है इनके एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे क्लास में जिसका नाम है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, सेक फंगी बोलते हैं। मोस्टली ये कैसे होते हैं, आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी फंगी प्रेजेंट हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इस क्लास के, वो सारे मैक्सिमम अगर हम स्टडी करें तो मैक्सिमम हमें मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर रहे थे, राइट। तो ये जो पेनिसिलियम होता है ये किसका प्रोडक्शन करता है, पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है। आपने अगर लोअर क्लासेस में एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा होगा तो पेनिसिलिन का नाम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। और ये पेनिसिलिन कौन से फंगी से आता है, पेनिसिलियम से आएगा। और ये जो फंगी है, ये फंगी कौन से क्लास से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। इसको छोड़ के कुछ फंगी ऐसे भी होंगे जो आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा, मतलब ये सिर्फ सिंगल सेल के होंगे। फॉर एग्जांपल ईस्ट के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। ईस्ट किस में यूज़ होता है, ये ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होता है, ओके, बियर मेकिंग में भी यूज़ होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे जब आप ईस्ट के बारे में उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, किस तरह से इसको आप ब्रेड बेकिंग में यूज़ करते हैं, किस तरह से आप इसको बियर फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कैसा शो करता है, सैप्रोफाइटिक शो करते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं ये, और कोप्रोफाइलस भी होते हैं। कोप्रोफाइलस का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म डंग पे ग्रो करता है, काउ डंग हो गया, ओके, उस पे अगर ये ग्रो कर रहा है तो उसका नाम हमने क्या रखते हैं, कोप्रोफाइलस। मतलब ये भी आपको वैरायटी ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाइकोमाइसिटिस आपको देखने को मिल रहा था। उसी तरह से अगर माइसिलियम के बारे में बात करें तो इनका जो माइसिलियम होता है ये सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। और तो और ये जो माइसिलियम होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको इसके माइसिलियम इस तरह के ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ साथ कैसे नज़र आ रहे होंगे, ये सेप्टेट भी होंगे, ओके। इस तरह से इनका जो न्यूक्ली होगा सारे अलग अलग साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, अलग अलग माइसिलियम में आपको देखने को मिलेगा, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो करते हैं। इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। और इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, कोनिडियोफोर बोल देते हैं। जैसे कि मान लो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर की कोनिडिया प्रेजेंट है इस तरह का, ओके। ये एक्सोजिनसली ईच जो सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया है, ईच स्ट्रक्चर क्या है, ये कोनिडिया है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर की कोनिडिया प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोनिडियोफोर बोल रहे हैं। उसी तरह से जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोल देते हैं, एस्कोस्पोर बोल देते हैं। अभी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इस पर्टिकुलर क्लास का नाम हमने एस्कोमाइसिटिस क्यों रखा, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलता है वो कैसे होते हैं, उनका नाम क्या है, एस्कोस्पोर। इसी वजह से इस क्लास का नाम एस्कोमाइसिटिस रखा गया है। सो ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। डेफिनेटली अगर एंडोजीनसली प्रोड्यूस हैं तो फिर इनके ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग होगा, ओके, और ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एस्कस।
इसको हम एस्कस बोलते हैं। और एस्कस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एस्कोस्पोर्स देखने को मिलेंगे, अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कैसे हैं, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। सो यहाँ पे ये जो एस्कस है, ये एस्कस अभी भी आपको इसका अगर मैं फिर से क्लियरली डायग्राम बनाऊं तो फिर ये आपको अलग अलग डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज़ में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मान लो एक माइसिलियम है जो कि सेप्टेट है, ओके, और ब्रांच्ड माइसिलियम है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो एक फ्रूटिंग बॉडी है, और एक फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम क्या है, एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प के ऊपर क्या लगा हुआ है, एस्कस लगा हुआ है, और इस एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये किसके अंदर फॉर्मेशन होता है, एस्कस के अंदर फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एस्कस बोलेंगे। और ये जो एस्कस होते हैं अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडी होंगे जिसके अंदर ये एस्कस देखने को मिलेंगे, और इनको हम क्या बोल देंगे, एस्कोकार्प बोल देंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका न्यूरोस्पोरा, और ये जो न्यूरोस्पोरा है इसको हम एक्सटेंसिवली जेनेटिक स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। इसका जो जेनेटिक है, मतलब आप जब 12th में पढ़ेंगे जेनेटिक के स्टडी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कि जेनेटिक स्टडी किया जाता है, इनका डीएनए का स्टडी होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला का भी जो डीएनए है इसका बहुत बार स्टडी होता है, क्योंकि उनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह से ये न्यूरोस्पोरा को भी क्या किया जाता है, मोस्टली जेनेटिक स्टडी में यूज़ किया जाता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्लेविसेप्स, और तीसरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एस्परजिलस। सो ये था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एस्कोमाइसिटीज के बारे में। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे क्लास में मूव करते हैं जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। कॉमनली इनका जो नोन फॉर्म है, जो आप जानते हैं, वो मशरूम है। मशरूम के बारे में मशरूम को आपने ऑब्वियसली देखा होगा। ये मशरूम क्या है, कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है, ये फंगी है। इसको छोड़ के और भी आपको कुछ फंगी मिलेंगे, जैसे कि ब्रैकेट फंगी भी देखने को मिलेंगे। इनका हैबिटेट क्या है, ये सॉइल में भी रहते हैं, लॉग में भी आपको देखने को मिलेगा। लॉग का मतलब क्या होता है, वुड स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसके बाद आपको और कहाँ देखने को मिलेगा, ट्री स्टम्प्स में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ लिविंग प्लांट बॉडी में पैरासाइट की तरह भी ये देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था रस्ट के बारे में, ओके, व्हीट रस्ट के बारे में बात किया था। तो व्हीट रस्ट, ये जो रस्ट होते हैं ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से स्मर्ट भी होते हैं, ये कौन है, ये भी बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर हैं, और ये एज ए पैरासाइट दूसरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो माइसिलियम होते हैं वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और सेप्टेट होते हैं। जिस तरह से हमने एस्कोमाइसिटीज़ में देखा था ब्रांच एंड सेप्टेट कंडीशन, सेम बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में भी आपको ब्रांच्ड एंड सेप्टेट कंडीशन देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास में आपको सेक्सुअल स्पोर्स जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखना, जनरली दिया हुआ है। जनरली का मतलब क्या है, मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो आपको बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं और उनमें आपको सेक्सुअल स्पोर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ये कॉमन मेथड है, ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन के अलावा दूसरा कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। किसका, बेसिडियोमाइसिटिस का। उसी तरह से इनमें जो स्पोर्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स जो भी पाए जाएंगे उनका नाम क्या है, बेसिडियोस्पोर्स। जैसे कि हमने अभी तक देखा एस्कोस्पोर्स आपको कौन से क्लास में देखने को मिलेंगे, एस्कोमाइसिटिस में देखने को मिलेंगे। बेसिडियोमाइसिटिस में उसी तरह से कौन से स्पोर्स देखने को मिलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी यूज़ होता है उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रखा गया है, बेसिडियोकार्प, ओके। बेसिडियोकार्प ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, आपको एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने
एंडोजिनस के अकॉर्डिंग बना दिया है। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये मान लो फ्रूटिंग बॉडी है और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोकार्प के ऊपर इस तरह से कौन प्रेजेंट होते हैं, आपके बेसिडियोकार्प के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स इस तरह से देखने को मिलेंगे, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हर एक क्लास में कि ये फ्रूटिंग बॉडी जो है इसका नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है इसका नाम है बेसिडियोकार्प, वैसे ही यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या है, बेसिडियोस्पोर, और ये जो बेसिडियोस्पोर है ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है और ये किस में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक तो एगरिकस है, दूसरा यूस्टिलेगो एंड तीसरा क्या है, पक्सिनिया। पक्सिनिया का हमने डायग्राम भी देखा था, उसका एक पिक्चर भी देखा था पिछले वीडियो में, जो कि व्हीट रस्ट कॉज कर रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे 8 पॉइंट डिस्कशन किया गया है और सारे 8 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्लास के बारे में, ये है ड्यूटेरोमाइसिटिस, 4th क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। इसको हम फंगी इम्परफेक्टाई बोलते हैं। मतलब ये फंगी, ये एक ऐसा क्लास बनाया गया है जिसका कि बाउंड्री अभी तक फिक्स नहीं है। हमें पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्लास में किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए, अभी तक कंप्लीटली हमने फिक्स नहीं किया है। जैसे कि हमने फाइकोमाइसिटिस को हमें पता है कि कौन से मेंबर्स को रखना है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हमने देखे उसको देख के हम एक पर्टिकुलर फंगी को डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर ये एस्कोमाइसिटिस में जाएगा, बेसिडियोमाइसिटिस में जाएगा या फाइकोमाइसिटिस में जाएगा। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटिस में कुछ अभी तक लिमिटेशंस प्रेजेंट है, कुछ अभी तक हमें बाउंड्री यहाँ पे डिसाइड करना है। सो इसको हम क्या बोल देते हैं, फंगी इम्परफेक्टाई बोल देते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। अभी तक हमने 3 क्लासेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है और अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये 3 क्लासेस में हमने जितने भी स्टडी किए हैं सारे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहे थे। 1 या 2 में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सारे में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन ये एक ऐसा क्लास है जिसका कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू, ये कोनिडिया के थ्रू होते हैं। हमने देखा था जो कोनिडिया होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एक्सोजिनसली इस तरह के प्रोड्यूस होंगे और इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होगा उसका नाम क्या था, कोनिडियोफोर था, राइट। इसका ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसका नाम था कोनिडियोफोर और ये स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर फंगी को पहले हमने ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखा था, उसके बाद अगर हमने उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया और ये पता चला कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर फंगी में ये कौन सा मोड है, मतलब कौन से स्पोर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि कौन से सेक्सुअल स्पोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको आइदर एस्कोमाइसिटिस में रख सकते हैं, फाइकोमाइसिटिस में रख सकते हैं या फिर बेसिडियोमाइसिटिस में रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर बार बार मूव होते रहते हैं। जब इनके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं और ज़्यादा हमारा नॉलेज बढ़ता है, इनके सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हम पता करते हैं, उसके बाद हम इनको दूसरे क्लासेस में इसको डालते चले जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है ये फंगी इम्परफेक्टाई है, मतलब ये इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और ये जो क्लास है अभी तक इसका बाउंड्री हमने डिसाइड नहीं किया है। इनके जो माइसिलियम होते हैं ये सेप्टेट एंड ब्रांच्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगेन सेप्टा प्रेजेंट होगा माइसिलियम में और ये कैसे होंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे। उसी तरह से ये मोस्टली कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर शो करते हैं। इसके साथ साथ ये और भी कैसे हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स भी होते हैं। ओके, डीकम्पोजर्स हैं तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो भी डेड लीफ हो गया या फिर डेड ऑर्गेनिज्म हो गया उस पर ये क्या कर सकते हैं,
अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रीट करते हैं और फाइनली इसको छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो इनऑर्गेनिक मैटर फाइनली सॉइल में चला जाता है। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता रहता है सॉइल में और एयर में, इसी तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगा। और ये ऑर्गेनिज्म और कैसे हो सकते हैं, कुछ पैरासाइटिक नेचर के भी शो करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि अल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम। सो ये था 4 क्लासेस के बारे में जो कि हमने अभी डिस्कशन किया। फंगी की 4 क्लासेस, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको यहाँ पे माइसिलियम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके एग्जांपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वायरसेस के बारे में बात करेंगे, विरियोइड्स, प्रायॉन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।